Assalamualaikum dear students. I hope you will be doing well. Welcome to Forward Public School e-learning class 10th subject chemistry chapter number 15, that is environmental chemistry 2, the water. This is part 2nd of the chapter and I am your teacher Sabahat Islam. Students, kindly open up your books and come to page 164 of your books. Properties of water. Physical properties of water. Pure water is colorless, odorless and a tasteless liquid. The taste of the water is due to the dissolved salts and gases. पानी का जो प्योर पानी है उसका कोई कलर नहीं है, स्मेल उसकी नहीं है और उसका कोई टेस्ट नहीं है. जो टेस्ट आप फील करते हो इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स. Water exists in nature in all three states: solid ice, liquid water and gaseous vapors. Freezing point of water is 0 degree C. Kindly इसको underline करें. And boiling point is 100 degree C. Pure water is neutral to litmus. It does not change the color of the litmus. Students, आप litmus को एसिड बेस के चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हो कि litmus एक ऐसा पेपर है जिससे आप चीज़ों की एसिडिटी या बेसिसिटी फाइंड करते हो. चूँकि वाटर ना इधर बेसिक है नॉर एसिडिक है तो इस वजह से ये न्यूट्रल है टू लिटमस. ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता. Students, kindly turn the page 165. Pure water has minimal electrical conductivity, but its conductivity increases as electrolyte dissolve in it. Students, you know electrolyte support करता है कंडक्शन में. तो प्योर वाटर खुद तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता और जो कंडक्शन इसकी प्रॉपर्टी है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स. वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल. आप जानते हो कि वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल मतलब इसके इट इज़ मेड अप ऑफ 1 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जो इसको पोलर मॉलिक्यूल बना देते हैं. प्योर वाटर हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री C. It has heat capacity of 4.18 joule per gram degree C. Water conducts heat more easily than any other liquid. Water has high surface tension. Students, आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि जब आप लेट्स सपोज आप बीकर में कोई भी लिक्विड लेते हो पानी ले लिया आपने तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. अब हमने यहाँ से अंदर से एक मॉलिक्यूल उठा दिया है. अब आप जानते हो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं. अब जो अंदर का मॉलिक्यूल है उस पर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है चारों साइडों से, लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा. तीनों साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन ऊपर से वो खाली है, कोई वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है तो उनमें सरफेस टेंशन का फिनोमेना होता है. तो वाटर हैज़ हाई सरफेस टेंशन. The latent heat of fusion of water is 6 kilojoule per mole, while latent heat of vaporization of water is 41 kilojoule per mole at 100 degree C. latent heat आप पढ़ चुके हो, hidden heat है. जब आपके पास solid liquid में कन्वर्ट होता है या liquid गैस में कन्वर्ट होता है तो हम एक hidden heat प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज तो नहीं होता बट हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूटते हैं और एक फॉर्म ऑफ मैटर दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. चले हम पहली कैटेगरी देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर. कैटेगरी ए. Water is a thermally stable compound. This is because only 1% of its molecule decomposes into components hydrogen and oxygen at 2000 degree C. Kindly आप इस चीज़ को अंडरलाइन करें. Water is a thermally stable compound. स्टूडेंट्स, आप जब पानी के मॉलिक्यूल को 2000 डिग्री सी तक हीट करें 2000 डिग्री सी तक हीट करें तो यू विल ऑब्जर्व कि इसका ओनली 1% जो मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज हो जाता है. इट इज़ बिकॉज इट इज़ थर्मली स्टेबल कंपाउंड. नाउ कैटेगरी बी, द रिएक्शन विथ मेटल्स. अब इस कैटेगरी को हम मुख्तलिफ केसेस में डिवाइड करेंगे. वाटर रिएक्ट्स विथ मेटल्स इन अ नंबर ऑफ वेज. द डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन देयर पोजिशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज. द केस 1, यहाँ पे आप हेडिंग दे दे केस 1, रिएक्शन विथ अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स द ग्रुप 1 मेटल्स. ग्रुप 1 मेटल्स का दूसरा नाम है अल्कली मेटल्स. उनमें से हमने एग्जाम्पल लिए हैं सोडियम एंड पोटाशियम की. When sodium and potassium react with cold water, forming sodium hydroxide and potassium hydroxide and produces hydrogen gas. जब सोडियम और पोटाशियम सॉलिडिफाई फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. केस 2,
रिएक्शन विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, उनमें से हमने एग्जाम्पल लिए है कैल्शियम की। व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इस वक्त कंडीशन है कि हमने इसको हीट करना है, दिस इज द साइन फॉर हीटिंग इन केमिस्ट्री। तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स हमने दो केसेस देख लिए हैं, ग्रुप 1 मेटल्स के एंड ग्रुप 2 मेटल्स के। अब हम आ जाते हैं केस 3 में, ट्रांजिशन मेटल्स को देखते हैं। Zinc and magnesium react with steam, not with the cold and hot water to form zinc oxide and magnesium oxide with the evolution of hydrogen gas। अब आपका जो मैग्नीशियम है और जिंक है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बन जाता है विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स ये जो मैग्नीशियम है इट इज़ द मेंबर ऑफ दिस अल्कलाइन अर्थ मेटल। नाउ when steam reacts with red hot iron to form magnetic iron oxide, the hydrogen gas is evolved। जब आपके पास steam gaseous form of water react करता है with the solidified form of iron, तो आपके पास iron oxide बन जाता है with the evolution of hydrogen gas। Students, it is the structure of iron oxide Fe3O4 composed of 3 iron ions, the ferric ions and the ferrous ion। जब आयरन के ऊपर +2 चार्ज होगा तो हम इसे फेरस बोलेंगे, and 4 oxygen atoms। Students, kindly turn the page, that is 166। Other metals, for example, copper, mercury, gold and platinum do not react with water at ordinary conditions। ये जो metals है ये water के साथ ordinary conditions पे react नहीं करते। Now, the next category is reactions of water with non-metals। Water reacts with non-metals under different conditions to form a number of products. Case 1, reaction with chlorine. Chlorine is a member of group 7. Chlorine gas reacts with the water to produce hydrochloric acid and hypochlorous acid. This is hypochlorous acid. The hypochlorous acid is unstable. It is unstable and it readily produces atomic oxygen which can decolorize and kill germs by oxidation। hypochlorous acid unstable है, हमारे पास ये ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। Wet chlorine act as both ब्लीचिंग एजेंट एंड जर्मिसाइड। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्लीनिंग एजेंट, मतलब स्टेन को रिमूव करता है, इसके अलावा जर्म्स को भी किल करता है। केस 2, reaction with carbon। Carbon is a group 4 member। When steam is passed over red hot carbon, a mixture of hydrogen and carbon monoxide gas is produced which is known as water gas। जब आपके पास gaseous form of the water react करता है with solidified form of carbon, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है with the evolution of hydrogen gas। इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं water gas। काइंडली आप इसको मार्क करें, it is important for your MCQ। Case 3, reaction with silicon। You know silicon is a member of group 4। Silicon at very high temperature reacts with the steam to form silicon oxide commonly known as silica। जब सिलिकॉन आपके वाटर के साथ रिएक्ट करता है, गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सिलिका बन जाता है, जैसे हम सिलिकॉन ऑक्साइड भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है। देन केस 4, reaction with sulfur। Sulfur you know is a member of group 6। Steam reacts with the sulfur producing hydrogen sulfide and sulfur dioxide। जब आपके पास स्टीम गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास H2S बन जाता है विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ स्टूडेंट्स, हमने रिएक्शंस ऑफ वाटर विथ नॉन मेटल्स देख लिए, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल्स देख लिए और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का रिएक्शन देख लिया, इसके मतलब इसके डिकम्पोजिशन का रिएक्शन देख लिया है। अब हम इसका रिएक्शन देखेंगे विथ ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स याद रखें, ऑक्साइड्स हमारे पास दो किस्म के हैं। ऑक्साइड्स हमारे पास दो किस्म के हैं, आइदर दे कुड बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। जब आपका वाटर रिएक्ट करता है विथ मेटेलिक ऑक्साइड तो हम बोलते हैं कि रिएक्शंस ऑफ वाटर विथ मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटेलिक ऑक्साइड बनता कैसे है? स्टूडेंट्स याद रखें, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आपके पास मेटेलिक ऑक्साइड बन जाता है। अब वाटर जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है, बेसिस बनाता है, उन बेसिस को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। चले हम एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। वी हैव 2 केसेस। केस 1, रिएक्शन विथ सोडियम ऑक्साइड।
वाटर रिएक्ट्स विथ सोडियम ऑक्साइड फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इट इज़ बेस. देन रिएक्शन विथ कैल्शियम ऑक्साइड. वाटर रिएक्ट विथ कैल्शियम ऑक्साइड जिसका दूसरा नाम है क्विक लाइम. काइंडली इसको अंडरलाइन करें, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज क्विक लाइम फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द स्लैक्ड लाइम. नाउ रिएक्शन ऑफ वाटर विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जब कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन जाता है. अब वाटर इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाता है. याद रखें, अभी हमने देखा जब मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ वाटर रिएक्ट करता है तो बेसिस बनाता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ एसिड्स बनाता है. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी हम केसेस लेते हैं. केस 1, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड. Water reacts with carbon dioxide forming carbonic acid. वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है जो वीक एसिड है. देन रिएक्शन विथ नाइट्रोजन पेरोक्साइड. Water reacts with nitrogen peroxide. Nitrogen peroxide is the equilibrium mixture of nitrogen dioxide and N2O4. Then, so water reacts with these nitrogen peroxide to produce nitric acid and nitrous acid. नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रस एसिड वीक एसिड है. देन रिएक्शन विथ सल्फर ट्राइऑक्साइड. वाटर रिएक्ट्स विथ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड द स्ट्रॉन्ग एसिड. स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास वाटर के रिएक्शंस थे विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. अब हम वाटर का इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. इट कैन बी डिफाइंड एज the reaction in which HOH bond of water molecule is broken down by action of salt with water. मतलब जब आप पानी में सॉल्ट डाल देते हो तो आपके पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है. हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग. तो मतलब इस रिएक्शन में वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट अप हो जाता है. मैकेनिज्म क्या है? When a salt is added into the water, the solution becomes basic or acidic due to the hydrolysis reaction. In this reaction, dissolved salt react with the water, turning the solution basic or acidic due to the bond breaking of water. So students, जब आप पानी में कोई भी salt डालते हो तो वो या solution को acidic बना देगा या उसको basic बना देगा. अब इस solution में अगर हम litmus paper डालेंगे तो color change आएगा क्योंकि अब पानी का molecule टूट चुका है. Actually, the hydrolysis reaction is the reverse of neutralization reaction when salts of weak acid and strong base. मतलब आप ऐसा salt लो जो weak acid और strong base से बना और उसको अलाउ करें कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास वीक एसिड बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन बन जाएगा. दिस इज़ अ वीक एसिड. ये हमारे पास है जो नेगेटिव पार्ट है ये हमने वीक एसिड एसिटिक एसिड से लिया है, जबकि इसका पॉजिटिव पार्ट है वो हमने लिया है फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड द स्ट्रॉन्ग एसिड, द स्ट्रॉन्ग बेस. तो अब ये आपके पास इसका जो पॉजिटिव पार्ट है ये इधर आके नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा, NOH बना देगा, और इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो आके एसिटिक एसिड वीक एसिड बना देगा. तो हमारे पास इस सॉल्यूशन में अगर अब हम लिटमस पेपर डालेंगे तो इसका कलर चेंज आएगा. अब then when salt of strong acid and weak base react with water, acidic solution is formed. अब क्या होता है कि अगर हम let's suppose this is a salt of strong acid and weak base, मतलब ये HCl से हमने derive किया है और इसको हमने derive किया है from the weak base, तो और इसको हम अलाउ करें कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है ये वाटर के पॉजिटिव पार्ट की तरफ आएगा, HCl बना देगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो OH नेगेटिव की तरफ आके वीक बेस बना देगा. अब ये जो सोल्यूशन होगा ये एसिडिक सोल्यूशन होगा. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ वाटर. नाउ कम टू द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. केमिस्ट्री हेल्प्स मेंटेन अ क्लीन स्विमिंग पूल. कैसे? मतलब स्टूडेंट्स, आपके पानी में अगर आपने नोट किया हो तो हम अक्सर डिसइंफेक्टेंट डाल देते हैं. एक्चुअली वो क्लोरीन होता है जो पानी में जर्म्स को किल करता है. Now let's read it. Chlorine is one of the most commonly used disinfectant. Disinfectant means chemical liquid that destroys microorganisms. So chlorine is disinfectant for water disinfection.
Chlorine can be applied for killing most of the microorganisms. Chemistry helps to maintain a clean swimming pool by killing bacteria and other microorganisms by using chlorine-based डिसइंफेक्टेंट्स. मतलब जिन डिसइंफेक्टेंट्स में क्लोरीन होता है हम उसको वाटर में डाल देते हैं ताकि उससे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करें और हमारे पास क्लीन वाटर आ जाए. It can be easily applied, measured and controlled. It is fairly persistent. Persistent mean resistant. इसके साथ लिखें. It is fairly persistent and relatively cheap. Chlorine has a number of applications such as killing of pathogens. Pathogens are harmful organisms in drinking water, swimming pool water and wastewater, for disinfection of the household areas and for textile bleaching. Bleaching मतलब stain removing. Chlorine itself does not kill when it is added to water, but it reacts with the water to form hypochlorous acid and hydrochloric acid. याद रखें अभी हमने reactions with chlorine में देखा कि जब हम क्लोरीन को वाटर में डाल देते हैं तो हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है. अब ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है इट इज़ अनस्टेबल. ये हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन बनाता है जो आपके पास ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, जो आपके पास जिसका जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है. When the amount of chlorine is increased in the swimming pool, it can cause eye irritation. The minimum concentration of chlorine in the swimming pool water is 0.5 milligram and maximum is 1.5 milligram per dmq. Kindly इसको अंडरलाइन करें. मिनिमम कंसनट्रेशन आप इतना यूज़ करते हो, मैक्सिमम कंसनट्रेशन इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको आई इरिटेशन होगी और अगर आप इससे कम कंसनट्रेशन लोगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा. The next topic is water as solvent. Water is the best known solvent. It can dissolve more substances than any other solvent. Due to this fact, it is termed as a universal solvent for many inorganic and certain organic compounds. याद रखें स्टूडेंट्स, पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट वो चीज़ है जो अपने अंदर बाकी चीज़ों को हल कर सके. ये आप क्लास 9th में सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हो. This property is very beneficial for us but sometimes become a nuisance for us because mostly salts, that is pollutants, dissolve in water and is the cause of water pollution. This characteristic property of water, that it dissolves more or less of everything, is due to the following reasons. Number 1, polarity of water molecules, hydrogen bonding in water and dielectric constant. First one, polarity of water molecule. The water molecule has polar structure. आप अगर water molecule को देखें तो इसका polar structure है, negative part and the positive part. लेकिन याद रखें ये partial negative partial positive हैं, complete negative complete positive नहीं है, otherwise it will be ionic अगर इसके ऊपर complete charges आ जाए. The hydrogen on one end of the water molecule is partially positive while the oxygen on the other end is partially negative. It is due to the electronegativity difference between oxygen and hydrogen atoms. याद रखिए हमारे पास ये जो partial positive और partial negative charges आए हैं, it is because of electronegativity difference. Electronegativity, you know, ability of an atom to attract the shared pair of electron. तो मतलब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की एबिलिटी ज़्यादा है shared pair of electron को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया. Because of this polar nature, water is an excellent solvent for ionic solutes such as mineral salts, mineral acids and bases. When an ionic compound is added into the water, oppositely charged ions are surrounded by water molecule. आप किसी भी ionic compound को water में डाल दें तो oppositely charged ions इसको surround करेंगे. मतलब अगर इसका positive part है तो ionic compound का negative part इसके साथ attach होगा और अगर water का negative part है तो ionic compound का positive part उसके साथ attach होगा. These oppositely charged ions of ionic compound are pulled by the water molecules and it becomes soluble in water. For example, NaCl, KCl and sodium carbonate are soluble in water. हम कहते हैं कि ionic compounds are soluble in water because of polarity. When an ionic compound such as sodium chloride is added to water, the sodium ion of sodium chloride is attracted toward the partial negative pole of water molecule. Sodium ion इसकी तरफ attract होगा, while the chloride ion is attracted toward the partial positive pole of water molecule. The ionic bond break down in sodium chloride
which causes sodium chloride to split in water and dissolves। मतलब सोडियम क्लोराइड यू नो इट इज़ आयनिक कंपाउंड, तो ये स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तो इसके खुद के जो फोर्सेस है वो टूट जाते हैं और ये वाटर में मर्ज हो जाता है। वाटर में मर्ज ऐसे होता है कि आपके पास लेट्स सपोज अगर ये इसका पॉजिटिव पार्ट है तो ये नेगेटिव वाटर के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये इसका नेगेटिव पार्ट है तो ये वाटर के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। This ionic bond breaks down in NaCl, which causes the sodium chloride to split in water and dissolves. The water molecule orient in such a way that negative poles are attracted toward the positive ions. Negative poles are attracted toward the positive ions. Look, अगर ये आपके पास water के negative poles है तो they are attracted to the positive ions. Similarly, the positive pole of water molecule orient themselves around the negative ions. अगर ये आपके पास ये water molecule के positive poles हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल हैं, तो ये नेगेटिव आयन के इर्द गिर्द इसको सराउंड करेंगे। A hydrogen shell is formed around the ions which prevents Na positive and Cl negative from attracting. Look, तो ये जो नेगेटिव आयन है इट इज सराउंडेड बाय these water molecules, एक किस्म का शील्ड बन गया है जिसकी वजह से ये अब इस सोडियम आयन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रेशन हो गई है। अगर हमारे पास सॉल्वेंट वाटर है तो हम इसे हाइड्रेशन बोलेंगे, अगर हमारे पास सॉल्वेंट वाटर की जगह कोई दूसरा प्रोसेस है तो हम इसको सॉल्वेशन बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, यू नो। द हाइड्रोजन ऑन वन एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज पार्शियली पॉजिटिव while the oxygen on the other end is partially negative. Because of the presence of two non-bonding electrons, lone pair of electron on oxygen, water molecule forms 4 hydrogen bonds with other water molecules. स्टूडेंट्स, आप अगर वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखें तो आपको पता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन में आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है दे आर शेयर्ड विद ईच ऑफ द हाइड्रोजन, जबकि बाकी 4 इलेक्ट्रॉन वो पेयर फॉर्म में आ जाते हैं। इनको हम बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो हमारे पास वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी है वो बिकॉज ऑफ इन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती हैं। लोग, आपके पास लेट्स सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक लॉन पेयर, यहाँ पे दूसरा लॉन पेयर, तो इस वजह से ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देता है। These water molecules are arranged in a tetrahedral manner. तो देखिए ये आपके पास tetrahedral manner में अरेंज हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स वाटर यूनिक। पेज 170। Example: covalent compounds which have polar ends also form hydrogen bonds with water. This behavior enable water to dissolve some of the covalent compounds having hydroxyl group very easily. Hydroxyl group mean OH group. Students, जिन compounds में, जिन covalent compounds में OH group होता है, hydroxyl group होता है, water में easily dissolve हो जाता है, जैसे कि आपका इथाइल अल्कोहल C2H5। आप देख सकते हो 1 2 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन्स। इसमें आपके पास है OH ग्रुप। अब इसका जो OH ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन पार्ट वाटर के ऑक्सीजन पार्ट के साथ इंटरैक्ट करेगा, जबकि इसका ऑक्सीजन पार्ट वाटर के हाइड्रोजन पार्ट के साथ इंटरैक्ट करेगा और ये वाटर में हल हो जाएगा। इसके अलावा शुगर, अल्कोहल्स लाइक मिथाइल अल्कोहल CH3OH विल डिजॉल्व इजीली इन वाटर। इसके अलावा a number of covalent substances such as alkanes, alkenes, benzene, ether, etc. have no polar ends. These molecules are non-polar in nature, so they are insoluble in water. Constant. Students, याद रखें, dielectric constant is the power of medium to separate charges. मतलब एक मीडियम का जो पावर है कि वो चार्जेस को कितना सेपरेट करता है, उस पावर को हम बोलते हैं dielectric constant. चार्जेस मीन ऑपोजिट चार्जेस। लाइक अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वाटर की कितनी एबिलिटी है कि वो इन चार्जेस को एक दूसरे से सेपरेट करें। जितनी वाटर की एबिलिटी ज़्यादा होगी इतने ये चार्जेस एक दूसरे से दूर होंगे और हमारे पास अच्छी सी हाइड्रेशन होगी। So dielectric mean 2 charges. Dielectric constant is based on the Coulomb law, in which force of attraction between two oppositely charged bodies, that is x and y, is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them.
स्टूडेंट्स, अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा हम फिजिक्स की तरफ चले गए। फिजिक्स में जो आपका कूलम लॉ है उसको हम देखते हैं। लेट्स सपोज यू हैव टू चार्ज बॉडीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई, एक्स एंड वाई। पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वाई के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट है बाय आर। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास फाइनली ये आंसर आ गया। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो हमारे पास डी आ गया। दिस डी इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब देखें, वेयर डी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डी, स्मॉलर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। आप देख सकते हो कि हमारे पास फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच इनवर्स रिलेशन है। अब जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूँ, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इनके बीच जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। जितना ज़्यादा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना इसका कम फोर्स होगा। तो हम देख सकते हैं कि वाटर हैज़ अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 18 डिग्री सी, तो मतलब इसका फोर्स जो होगा वो कम होगा। थस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द पोलर सॉल्ट dissolve in water will have less force of attraction and would remain soluble, while other liquids have small value of dielectric constant compared to water and therefore these are not good solvents. तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया हमारे पास water good solvents है because of this dielectric constant, because of hydrogen bonding and because of its polarity. Now स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम ये dielectric constant की डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पे जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में गिवन है, dielectric constant is the ratio of the amount of electrical energy stored in a material by an applied voltage relative to that stored in vacuum। मतलब एक बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है एक वोल्टेज की प्रेजेंस में और दूसरा हमारे पास वैक्यूम में, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, पावर ऑफ मीडियम टू सेपरेट चार्जेस। नाउ सेल्फ असेसमेंट। स्टूडेंट्स, आप अगर इस पर गौर करें तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ये हम देख चुके हैं। वाटर इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ पोलैरिटी, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। Water has ability to dissolve ionic substances because of polarity. Similarly, water has ability to dissolve non-ionic substances because of hydrogen bonding. आप काइंडली ज़रा इसको गौर से देख लीजिएगा। Then, activity 15.3. Blowing carbon dioxide by exhalation or breathing out through calcium chloride water, that is hard water. Materials हमारे पास है calcium chloride salt, straw and beakers. स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में हम 2 बीकर्स लेते हैं, दोनों में पानी डाल देते हैं, फिर एक बीकर में कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं और अब दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करते हैं। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि जिस बीकर में कैल्शियम क्लोराइड है वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा जो वाटर को मिल्की बना देगा। So dear students, this is the end of part 2 of chapter 15. We will continue the chapter in our next part. I hope you have understood this part well. Thank you. Stay home. Stay safe.